प्यारे बच्चों, ये 2025 346 JS सेट का चौथा वीडियो है। इससे पहले मैं इसके 3 वीडियो बना चुका हूँ। उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए अब हम इसे आगे 5 ड़ा तक के प्रश्नों को हल कर चुका था। आज मैं छठा प्रश्न हल करूँगा और छठे प्रश्न में आप देखिए, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है। सरल परिपथ बनाकर इसकी क्रियाविधि समझाइए। और 5 नंबर का प्रश्न है। ये बहुत अच्छा प्रश्न होता है, छोटा भी है, नंबर भी अच्छे मिलते हैं और 5 नंबर में ज़्यादातर आता है एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीएन संधि डायोड कभी कभी अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में पूछा जाता है, कभी कभी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में पूछा जाता है। तो पीएन डायोड जो आप लोगों को क्लास में पढ़ाया गया होगा, लेकिन मैं एक बार आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप जानते हो कि दृष्टिकारी क्या होता है? प्रश्न में आपको से कहा गया है कि पीएन डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की भांति लिखिए। ठीक है, तो पहले तो हमें यही मालूम होना चाहिए कि दृष्टिकारी क्या होता है। तो आप लोगों को मालूम है, अगर ना मालूम हो तो मैं बता रहा हूँ कि आपको मालूम है कि जो हमारे घरों में लाइट आती है वो एसी करंट होता है, और उसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से आता है। इस तरह से एसी करंट चलता है। पहले हाफ साइकिल में प्लस में साइकिल रहती है, अगली जो है माइनस रहती है, और इस तरह से एक साइकिल पूरी हो जाती है। मतलब वोल्टेज या करंट जो है वो लगातार चेंज होता रहता है। ठीक है, ये अल्टरनेट करंट कहलाता है। और दूसरा होता है जो हमें बैटरी वगैरह से करंट मिलता है, वो करंट जो है बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, वो डायरेक्शन जो है उसकी फिक्स रहती है। तो अगर हम क्या करें, इस एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करें, तो ऐसी डिवाइस या ऐसी युक्ति जो एसी को डीसी में बदल दे, उसी को हम कहते हैं दृष्टिकारी। ठीक है, और दृष्टिकारी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग अगर किया जाता है तो पीएन डायोड का किया जाता है। चाहे आप अर्ध तरंग दृष्टिकारी बनाएं, चाहे आप पूर्ण तरंग दृष्टिकारी बनाएं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि दृष्टिकारी क्या होता है। अब हम पीएन डायोड को दृष्टिकारी की तरह कैसे प्रयोग करते हैं, इसे सीखते हैं। तो देखिए, इसमें क्या लिखा है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में इनपुट अल्टरनेट वोल्टेज, मतलब एसी वोल्टेज के दोनों अर्ध चक्रों के दौरान आउटपुट करंट प्राप्त होती है। इसमें 2 पीएन डायोड इस प्रकार प्रयुक्त किए जाते हैं कि एक डायोड पहले आधे चक्र में तथा दूसरा डायोड दूसरे आधे चक्र का दृष्टिकरण करता है। दृष्टिकरण मतलब एसी को डीसी में बदलता है। ठीक है, तुम लोगों को मालूम ही होगा हिंदी में डीसी को क्या बोलते हैं। इंग्लिश में तो डायरेक्ट करंट बोलते, हिंदी में क्या बोलते, दिष्ट धारा। ठीक है, तो अब आप लोग और अच्छे समझ गए होंगे कि दिष्ट धारा मतलब एसी को डीसी में बदलना ही क्या कहलाता है, दृष्टिकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम पीएन डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की भांति कैसे प्रयोग करेंगे, इसके लिए एक परिपथ बनाते हैं। परिपथ आपके सामने बना हुआ है, तो आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें 2 डायोड होते हैं, D1 और D2। ठीक है, इस D1 और D2 में जो D1 और D2 का पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है या पी टाइप रीजन होता है, उसे हम एक ट्रांसफार्मर की द्वितीय कॉइल, ये जो दिख रही ना, ये द्वितीय कॉइल है। D1 और D2 डायोड के पी टाइप रीजन को हम एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल के सिरों S1 और S2 से जोड़ देते हैं। दिख रहा है ना, ये D1 का पी सिरा S1 से जुड़ा है और D2 का पी सिरा S2 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल है और उस सेकेंडरी कॉइल के सिरे हैं S1 और S2। और इनके जो पीएन डायोड D1 और D2 है, इसका जो ये पी टाइप रीजन है, इस पी टाइप रीजन को आपस में जोड़ देते हैं। D1 और D2 के पी टाइप रीजन को आपस में हमने क्या कर दिया, जो हमें आउटपुट प्राप्त करना है उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो D1 और D2 के एन टाइप रीजन को मिलाने वाला तार है, इस तार के मिड पॉइंट से इस सेकेंडरी कॉइल के सेंट्रल पॉइंट को हम जोड़ देते हैं
और इसी में बीच में हम अपना लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं जहां की हमें आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, और इनपुट करंट हम कहाँ पे लगाते हैं या इनपुट कहाँ पे देते हैं? ये जो ट्रांसफार्मर होता है, इस ट्रांसफार्मर की जो ये प्राइमरी कॉइल होती है, इस प्राइमरी कॉइल के टर्मिनल पर हम अपना इनपुट वोल्टेज लगाते हैं। मतलब वो वोल्टेज जिसका हमें क्या करना है? रेक्टिफिकेशन करना है। वो एसी करंट जिसका हमें रेक्टिफिकेशन करना है, मतलब दृष्टिकरण करना है, उसको हम ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों पर लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इनपुट जाता है और ये सेकेंडरी कॉइल से जो हमारे S1 और S2 सिरों पर जो है आउटपुट हमें प्राप्त होता है। एक S1 सिरे पे हम डायोड D1 लगा देते हैं, दूसरे पे D2 लगा देते हैं। डायोड के N रीजन को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं और इस तार से सेकेंडरी कॉइल के सेंट्रल पॉइंट को हम जोड़ देते हैं। और इसमें यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी होता है कि हमें सेकेंडरी कॉइल का सेंट्रल पॉइंट पता करना पड़ता है इस डिस्टकारी में, मतलब इस, ठीक है, आ रही बच्चों को बात समझ में? तो अब होता क्या है कि जब हम इनपुट वोल्टेज देते हैं, तो जब इनपुट वोल्टेज देते हैं तो इनपुट वोल्टेज देने पर जब हम ये हमारा ये जो सिग्नल है ये इनपुट वोल्टेज का है। इस इनपुट वोल्टेज में क्या होता है कि जब ये पॉजिटिव साइकिल आती है पहली, तो पहली पॉजिटिव साइकिल के दौरान हमारा जो ये सिरा S1 है ये प्लस हो जाता है और ये S2 जो है वो निगेटिव हो जाता है। तो होता क्या है कि ये S1 प्लस है और ये P से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा डायोड D1 जो है वो फॉरवर्ड वाइज हो जाता है। ठीक है, और ये जो डायोड D2 है ये S2 से जुड़ा है और S2 निगेटिव होता है पहली साइकिल में। ठीक है, तो ये हमारा डायोड रिवर्स वाइज हो जाता है। तो D1 से तो धारा प्रवाहित होती है और D2 से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। तो आप देख रहे हो कि पहली हाफ साइकिल में हमारा क्या होता है, D1 से धारा प्रवाहित होने लगती है और मैंने ये एरो लगा के D1 से जो धारा प्रवाहित हो रही है और लोड रेजिस्टेंस पे जो धारा आ रही है वो दिखाई है। तो इस तरह से जब हम इनपुट साइकिल का पहला हाफ साइकिल देखते हैं तो पहले हाफ साइकिल में ये डायोड D1 फॉरवर्ड वाइज होता है, जिससे कि हमें आउटपुट प्राप्त हो जाता है और उस आउटपुट को मैंने यहाँ नीचे आपको दिखाया है। ये आउटपुट वोल्टेज है हमारा। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है कि अब अगली जो है निगेटिव साइकिल, ये तो हाफ साइकिल निकल गई। अब ये हमारी अगली हाफ साइकिल आती है। ठीक है, इस अगली हाफ साइकिल में क्या होता है कि अब इसको कुंडली की पोलैरिटी चेंज हो जाती है। मतलब जो माइनस थी वो प्लस हो जाती, जो प्लस थी वो माइनस हो जाती। मतलब अब हमारा S1 निगेटिव हो जाता है और S2 पॉजिटिव हो जाता है। तो S2 जब पॉजिटिव हो जाता है तो क्या होता है कि हमारा डायोड D2 जो है ये फॉरवर्ड वाइज हो जाता है और डायोड D1 जो है वो रिवर्स वाइज हो जाता है। अब हमारे इस डायोड D1 से जो है D2 से जो धारा है वो हमारे लोड रेजिस्टेंस में प्रवाहित होने लगती है। तो जब हमारा निगेटिव हाफ साइकिल आता है तो ये D1 तो बंद हो जाता है, लेकिन D2 फॉरवर्ड वाइज होता है, उससे धारा प्रवाहित होने लगती है और हमें धारा क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। इस निगेटिव साइकिल में भी धारा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, यही प्रोसेस लगातार अल्टरनेट चलता रहता है और ये हमारा पूरा AC सिग्नल जो है वो DC में इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। ये बात आप लोगों को हमें उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। ठीक है, यही जो मैंने आपको समझाया यही आपको एग्जाम में थ्योरी में लिखना है। ठीक है, सीधी सिंपल सी बात है। जब पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो S1 प्लस हो जाएगा, तो ये डायोड D1 फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा। और दूसरी निगेटिव हाफ साइकिल में ये S2 जो है डायोड D2 जो है ये फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, इससे हमें आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई? इसी को आप नोट कर लीजिएगा, चित्र बना लीजिएगा, बहुत आसान है ये। ठीक है, अब आइए हमने जो थ्योरी में लिखा है उसे हम पढ़ते हैं, देखते हैं जो मैंने तुम्हें समझाया वही लिखा है या कुछ और लिखा हुआ है। तो उसके लिए देखिए थ्योरी में लिखा है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र A में दर्शाया गया है। आपके सामने ये जो चित्र है ये चित्र A है, ये वाला चित्र A है और ये वाला चित्र B है। तो जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है वो इस चित्र में दर्शाया गया। तो वही तो लिखा है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र A में दर्शाया गया है। इसमें डायोड D1 व D2 के P सिरों को क्रमशः
क्रमशः ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली के S1 व S2 सिरों से जोड़ देते हैं। ये हमने बताया था कि डायोड D1 और D2 को क्या करते हैं, कुंडली के S1 और S2 सिरे से जोड़ देते हैं। डायोड D1 व D2 के P सिरे को परस्पर एक दूसरे से जोड़ देते हैं, ठीक है। और लोड रेजिस्टेंस RL को डायोड के N सिरों को मिलाने वाले तार तथा द्वितीय कुंडली के केंद्र मतलब इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल टैप से जोड़ा जाता है। बस यहाँ इस डायोड में यही जो है एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि हमें इस कुंडली का सेंट्रल पॉइंट पता करना पड़ता है। अगर ये तार जो है आप कहीं ऊपर नीचे कर दोगे तो जो तुम्हें आउटपुट मिल रहा है ये बराबर नहीं होंगे, ये छोटे बड़े हो जाएंगे। ये दिक्कत इसमें आ जाती है इस रेक्टिफायर में, ठीक है बच्चों। अब इसकी क्रिया विधि क्या है, वो जो मैंने समझाया था भाई, इसकी क्रिया विधि है। क्या होता है कि इनपुट वोल्टेज के पहले अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का S1 सिरा टर्मिनल T के सापेक्ष धनात्मक तथा S2 ऋणात्मक है। इस स्थिति में डायोड D1 फॉरवर्ड वाइज तथा D2 रिवर्स वाइज है। अतः D1 धारा प्रवाहित होने देता है परंतु D2 नहीं होने देता है। इस प्रकार धारा D1 लोड RL तथा द्वितीय कुंडली के ऊपरी अर्धभाग में तीरों द्वारा दर्शाई गई दिशा में प्रवाहित होती है। जो हमने तीर बना के धारा की दिशा दिखाई थी उसी दिशा में प्रवाहित होती है। फिर आगे लिखा हुआ कि इनपुट वोल्टेज के दूसरे अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का S1 सिरा टर्मिनल T के सापेक्ष ऋणात्मक तथा सिरा S2 धनात्मक है। पहले S1 धनात्मक था, कि S2 ये समझ लो, ये जो मैंने यहाँ से लिखा है इनपुट वोल्टेज के दूसरे अर्धचक्र में, ये इसका उल्टा लिखा हुआ है। चाहे आप देख लो, यहाँ लिखा इनपुट वोल्टेज के पहले अर्धचक्र में, तो यहाँ लिखा इनपुट वोल्टेज के दूसरे अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का S1 सिरा T के सापेक्ष धनात्मक, तो यहाँ लिखा कुंडली का S1 सिरा T के सापेक्ष ऋणात्मक। उल्टा है कि नहीं है, बिल्कुल। यहाँ धनात्मक था, यहाँ ऋणात्मक हो गया, ठीक है। तथा सिरा S2 धनात्मक, तो यहाँ पे जो है सिरा S2 ऋणात्मक था। उल्टा उल्टा लिखा, बिल्कुल इतना आपको याद करना, इतना आप उल्टा करके लिख सकते हो। इसी थ्योरी को उल्टा करके आप यहाँ लिख दोगे। क्या लिखोगे कि इनपुट वोल्टेज के दूसरे अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का S1 सिरा टर्मिनल T के सापेक्ष ऋणात्मक तथा सिरा S2 धनात्मक है। इस स्थिति में डायोड D1 रिवर्स वाइज हो जाएगा, पहले D1 फॉरवर्ड वाइज था, तथा D2 फॉरवर्ड वाइज है। अतः D1 धारा नहीं प्रवाहित होने देता है, D2 से धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार धारा D2 लोड RL तथा द्वितीय कुंडली के निचले अर्धभाग में डॉटेड तीरों द्वारा दर्शाई गई दिशा में प्रवाहित होती है। स्पष्ट है कि डायोड D1 व D2 बारी बारी से धारा प्रवाहित करते हैं तथा इनपुट वोल्टेज के दोनों अर्धचालकों के दौरान लोड RL में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, ठीक है। जो अलग अलग दिशाएं हो रही थी, अब सारी की सारी धारा जो है वो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, ठीक है। आप चाहें तो चित्र देख भी लीजिए। पहले धारा जब ये वाला डायोड फॉरवर्ड वाइज था तो धारा किधर जा रही थी, इधर से लेके इधर, ठीक है। यही तो दिशा है धारा की। और जब नीचे ये D2 फॉरवर्ड वाइज होता है तब भी धारा जो है वो इसी दिशा में जा रही है, ठीक है। किधर से, राइट से लेफ्ट में जा रही है, और पहले भी राइट से लेफ्ट में जा रही थी, तो धारा एक ही दिशा में तो प्रवाहित हो रही है बच्चों, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब इसी में देखिए आगे मैंने थोड़ा सा और लिखा है कि चित्र B से स्पष्ट है कि इनपुट वोल्टेज के प्रत्येक चक्र में 2 पल्स प्राप्त होती है। इस आउटपुट वोल्टेज को स्मूथिंग फिल्टर से स्थायी धारा में बदल देते हैं। तो आप देख रहे हो कि जो यहाँ पे हमारा इनपुट जो है, इनपुट में जो है एक साइकिल यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी होती है, तो हमें 2 पल्स प्राप्त होती हैं। अब आप जो है देख रहे हो कि आपको मालूम है कि दृष्ट धारा तो बिल्कुल सीधी होती है इस तरह से, लेकिन ये तो सर ऐसे चल रही है। तो इसके लिए हम एक यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसे हम स्मूथिंग फिल्टर कहते हैं। तो स्मूथिंग फिल्टर से हम क्या करते हैं, इसमें जो थोड़े बहुत AC के गुण रह भी जाते हैं, इस आउटपुट करंट में जो भी AC के गुण रह जाते हैं उन गुणों को भी हम समाप्त कर देते हैं, ठीक है बच्चों। इसी प्रश्न 6 में एक अथवा में प्रश्न दे रखा है कि अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस प्रयोग से प्राप्त प्रक्षेपण से परमाणु संरचना के बारे में लिखिए, ठीक है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, खूब एग्जाम में आ जाता है। हमने आपके सामने पहले तो जो रदरफोर्ड का अल्फा स्पेक्ट्रम, इस अल्फा कणों के
प्रकीर्णन का प्रयोग था उसका चित्र बनाया है। ठीक है, इस चित्र में आपको दिख रहा है कि एक अल्फा कण उत्सर्जित करने वाला स्रोत है एस। इससे क्या होता है, अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं। इसके चारों तरफ हमने एक चैम्बर बनाया है। चैम्बर इसलिए बनाया है क्योंकि जो अल्फा कण इधर उधर भाग रहे हैं वो हमें इससे बाहर ना निकल सके और हमें हानि ना पहुंचा सके, क्योंकि अल्फा कण रेडिएशन मानव शरीर के लिए हानिकारक होता है या प्रकृति के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो हम इसके चारों तरफ एक चैम्बर बना देते हैं, तो केवल जो अल्फा कण इस छिद्र से हैं वही, केवल इस छिद्र से निकलने वाले ही अल्फा कण बाहर जा पाते हैं। इसके आगे हम दो स्लिट S1 और S2 लगा देते हैं, जो इन अल्फा कणों का वेग बढ़ाने का भी काम करता है और इन्हें फोकसिंग का भी काम करता है। मतलब एक ही बिंदु पर एक ही दिशा में इन्हें फोकस भी करता है और इनका वेग भी बढ़ाता है। ये स्लिट S1 और S2 का काम होता है। ठीक है, इन अल्फा कणों को हम एक स्वर्ण पत्ती, गोल्ड की पत्ती पर आपतित करते हैं। तो ये गोल्ड की पत्ती मैंने बना रखी है, इस पे अल्फा कण जो है गिर रहे हैं। अब जब अल्फा कण इससे गिरते हैं तो कुछ अल्फा कण वापस लौट जाते हैं। ठीक है, कुछ इधर उधर चले जाते हैं। मतलब गोल्ड की जो पत्ती है उस पर जो अल्फा कण गिर रहे हैं वो अल्फा कण लगातार इधर उधर हर दिशा में क्या हो जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं। इन कणों को डिटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक संसूचन सूक्ष्मदर्शी लगाते हैं। ये सूक्ष्मदर्शी क्या करता है, यहाँ ये पूरे इस अर्धवृत्त पे रोटेट कर सकता है और ये कहीं पर भी इस पूरे जो भी अल्फा कण निकल रहे हैं प्रकीर्णन के बाद, गोल्ड की पत्ती से जो भी अल्फा कण प्रकीर्णन के बाद इधर उधर स्केटर्ड हो रहा है, प्रकीर्णन को इंग्लिश में बोलते हैं स्केटर्ड, तो मैं स्केटर्ड ही बोलूँगा। तो जो कण स्केटर्ड हो रहे हैं उन स्केटर्ड कणों को ज्ञात करने के लिए, उन्हें देखने के लिए हमने एक संसूचन सूक्ष्मदर्शी लगा रखा है। ठीक है, हमने नहीं, रदरफोर्ड ने लगाया था ये। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो ये पूरा अरेंजमेंट था जो रदरफोर्ड ने बनाया था अल्फा कण प्रकीर्णन के लिए, वो मैंने आपको समझा दिया। इसमें जो इसके मुख्य भाग, तीन मुख्य भाग होते हैं, वो होता है एक अल्फा कण स्रोत एस, एक स्वर्ण पत्ती और एक हमारा ये होता है संसूचन दूरदर्शी। तो आपको मालूम है कि रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया उसमें सबसे मुख्य भाग, तीन मुख्य भाग कौन कौन से थे, अल्फा कण स्रोत, पतला स्वर्ण पत्र और एक संसूचक। ठीक है, और इसका प्रयोग कैसे करते, विधि इसकी क्या है कि अल्फा कण पुंज जब स्वर्ण पत्र पर गिरता है तो अल्फा कण सोने के परमाणुओं से प्रकीर्णित हो जाते हैं। यह प्रकीर्णन सभी दिशाओं में होता है। किसी भी दिशा में प्रकीर्णित होने वाली अल्फा कणों की संख्या प्रस्फुर गणित्र द्वारा गिन लिया जाता है। जो भी अल्फा कण स्केटर्ड हो रहे हैं, प्रकीर्णित हो रहे हैं, उनको किससे गिना जाता है, स्फुर गणित्र द्वारा गिना जाता है। ठीक है, ये एक डिवाइस होती है, काउंटिंग डिवाइस होती है जो अल्फा बीटा गामा कणों को काउंट करती है। ठीक है, अब इससे जो निष्कर्ष निकले, जो निष्कर्ष प्राप्त हुए रदरफोर्ड को, उनकी बात कर लेते हैं। तो उससे इससे क्या निष्कर्ष निकले कि जो पहला निष्कर्ष निकला वो निकला, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र से बिना प्रभावित हुए सीधे ही निकल जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खोखला होता है। ठीक है, तो आप अगर देखें तो जो अल्फा कण डाले जा रहे थे वो अल्फा कण अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा, लगभग 90% के आसपास जो है वो बिना विक्षेपित हुए सीधे निकलते चले जा रहे हैं। मतलब उन्हें स्वर्ण पत्ती का कोई उनके ऊपर प्रभाव भी, स्वर्ण की जो पत्ती है उसका कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जो परमाणु होता है, परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो खोखला होता है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा भाग क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट में क्या निष्कर्ष निकला उसे देखते हैं। अल्फा कण सभी कोणों पर प्रकीर्णित होते हैं। जो अल्फा कण है वो सभी कोणों पे स्केटर्ड हो जाते हैं, हर दिशा में। कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से भी अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। मतलब अल्फा कण जो गिर रहे हैं, ठीक है, वो अल्फा कण कुछ तो, जैसे कि मैं आपको इस चित्र में दिखाऊं तो कुछ अल्फा कण, जैसे ये जो है ना, ये अल्फा कण है, ये क्या है, अल्फा कण। तो इसमें आप देखेंगे तो कुछ अल्फा कण जो है वो 90, जैसे ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर, कुछ तो सीधे लौट ही जाते हैं वापस। मतलब कुछ का तो जो प्रकीर्णन है वो 90 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाता है। मतलब कोई ऐसे निकल जाए सीधा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चित्र नहीं खराब करना मैं चाह रहा हूँ।
ठीक है, कि कुछ जो है 90 डिग्री के कोण पे वापस चले जाते हैं, कुछ उससे ज़्यादा भी पीछे घूम जाते हैं। ठीक है, तो यही इसमें लिखा हुआ है कि अल्फा कण सभी कोणों पर प्रकीर्णित होते हैं, कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से भी अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं। इससे यह पता चलता है कि जब धन आवेशित अल्फा कण सोने के परमाणुओं के निकट आते हैं तो किसी कण पर इतना शक्तिशाली प्रतिकर्षण बल लगता है कि वह तीव्रगामी अल्फा कण वापस लौट जाता है। मतलब जब ये कण जो है अल्फा कण इतने ज्यादा अपने पथ से विचलित हो गए तो इसका मतलब इसके बीच में कोई ना कोई एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा भाग है जो अल्फा कण पर बहुत अधिक प्रतिकर्षण बल लगाता है। ठीक है, तभी तो ये इधर उधर हट गए, नहीं तो ये सीधे नहीं निकल जाते सारे। ठीक है बच्चों, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं द्रव्यमान परमाणु के भीतर एक छोटे से स्थान में केंद्रित रहता है। इस स्थान को नाभिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस चित्र को आप समझिए। क्या होता है कि अल्फा कण आते हैं, टकराते हैं, इस गोल्डन की पत्ती से स्वर्ण पत्र से टकराते हैं, तो कुछ तो सीधे निकलते चले जाते ज़्यादातर, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बेंड हो जाते हैं, अपने मार्ग से बिल्कुल विचलित हो जाते हैं। कुछ में कम विचलन होता है, जैसे इसमें कम विचलन हो रहा है, ये 90 डिग्री से ज़्यादा। कुछ जो है वो सीधे टकरा के वापस ही लौट गए। तो इसका मतलब अल्फा कण जो है उस पर धनावेश होता है। तो अल्फा कण को प्रतिकर्षित करने के लिए नाभिक के परमाणु के अंदर क्या होता है, धनावेश होता है। ठीक है, इस धनावेश, ये जो धनावेश होता है ये एक ही भाग पर केंद्रित होता है और द्रव्यमान भी इसी भाग में होता है। इसी भाग को हम नाभिक कहते हैं। इस तरह से रदरफोर्ड मॉडल से या रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन योग से नाभिक की खोज भी हो जाती है। तीसरा निष्कर्ष ये निकला कि इस प्रयोग से इस बात की भी पुष्टि हुई कि जब धनावेशित अल्फा कण परमाणु के निकट आता है तो उस पर नाभिक द्वारा प्रतिकर्षण बल कूलाम के व्युत्पन्न वर्ग के नियम के अनुसार होता है। मतलब अल्फा कण पर जो बल लगता है वो बल जो है वो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार लगता है। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, Q(F) बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। तो यहाँ पे दूरी, ये जो अगर हम इस पूरे को कांस्टेंट मान लें तो F प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/r²। मतलब ये जो बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसी को हम कहते हैं व्युत्क्रम वर्ग के नियम। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला है रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन नियम से कि जो नाभिक और अल्फा कण के जो बीच जो बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, वो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार ही लगता है, यानी कि F प्रोपोर्शनल 1/r²। इसीलिए आपने कई बार एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि अल्फा कण प्रकीर्णन में कौन सा बल लगता है, तो आप वहां पे आंसर लिखोगे कूलाम बल या वैद्युत बल। ठीक है, अब इसमें जो है नोटेशन लिखा है कि जहां r क्या है, r जो है अल्फा कण और नाभिक के बीच की दूरी है। इसलिए जो अल्फा कण नाभिक से दूर होते हैं वह सीधे निकल जाते हैं। जैसे जैसे कणों की नाभिक से दूरी घटती है उनका प्रकीर्णन अल्फा बढ़ता जाता है। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की संख्या की गणना की तथा यह पाया कि किसी कोण पर प्रकीर्णित होने संख्या sin की पावर 4 π/2 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऐसे ये तुम्हारा नाभिक है। ठीक है, ये जो एक है आपका अल्फा कण जा रहा था तो ये अपने मार्ग से क्या हो गया, विचलित हो गया। तो ऐसे ये अल्फा कण था, ये जा रहा था, ये भी अपने मार्ग से विचलित हो गया। तो आप देख रहे हो कि जो कण अल्फा कण नाभिक के पास था उसमें ज्यादा विचलन हुआ, वो अपने पथ से ज्यादा कोण पर मुड़ गया, उसमें प्रकीर्णन एंगल ज्यादा हो गया, जबकि जो दूर था उसमें प्रकीर्णन एंगल कम रहा। ठीक है, यहाँ पे कोण 90 डिग्री से भी ज्यादा है, यहाँ 90 डिग्री से ये अल्फा कम है। तो ये हमारा तीसरा यहाँ से निष्कर्ष निकला। ठीक है, चौथा निष्कर्ष क्या निकला कि रदरफोर्ड ने प्रयोग में धातु पत्र बदल बदल कर समान मोटाई के विभिन्न धातु पत्रों से एक निश्चित दिशा में प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या
की गणना की तथा पाया कि भिन्न भिन्न धातुओं के लिए यह संख्या भिन्न भिन्न है या अलग अलग है। इससे यह निष्कर्ष निकला है कि भिन्न भिन्न धातुओं के नाविकों में धन आवेश की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो अल्फा जो रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था, रदरफोर्ड ने जैसे हमने आपको शुरू में बताया था कि स्वर्ण पत्ती पर अल्फा कणों की बमबारी की थी, लेकिन उसने बाद में अन्य धातुओं पे भी अल्फा कणों की बमबारी की, और अन्य कणों पे जब बमबारी की तो उसे अलग अलग दिशाओं में अलग अलग अल्फा कणों की संख्या प्राप्त हुई। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि एक निश्चित दिशा में प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या की गणना की तथा यह पाया कि भिन्न भिन्न धातुओं के लिए यह संख्या अलग अलग है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भिन्न भिन्न धातुओं के नाविकों में धन आवेशों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। तो इस तरह से आप देखिए, जी चित्र मैंने बना के दिखाने की कोशिश की। ये एक अल्फा कण आ रहा था, यहाँ इसका प्रकीर्णन कोण जो है वो φ1 है, और यहाँ पे ये दूसरा एक अल्फा कण आ रहा था, इसका प्रकीर्णन कोण φ2 है। तो अगर यहाँ पर φ2 ज़्यादा है, मतलब जितना ज़्यादा प्रकीर्णन कोण होगा, मतलब अल्फा कण में जितना ज़्यादा विक्षेप होगा अपनी मार्ग से, अपने प्रारंभिक मार्ग से, उस नाभिक पे उतना ही अधिक धन आवेश होगा, मतलब परमाणु क्रमांक उसका उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब φ2 ग्रेटर देन φ1, मतलब अल्फा कण ने यहाँ पर ज़्यादा विक्षेप किया है अपने पथ से, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो परमाणु क्रमांक है वो ज़्यादा होगा, मतलब Z2 ग्रेटर देन Z1। ठीक है, नीचे मैंने इसका लिखने की भी कोशिश किया है कि नाभिक का आवेश बराबर ZE, जहाँ Z परमाणु क्रमांक बा E मूल आवेश है। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने हमें ये बताया था कि अल्फा कण प्रकीर्णन के बाद हमें ये पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरी बात ये पता चली कि नाभिक का परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके एक बिंदु पर केंद्रित होता है, इस बिंदु को नाभिक कहते हैं। और तीसरी बात ये पता चली थी कि नाभिक पर जो धनावेश होता है वो प्लस ZE होता है। इस तरह से आपने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया। बच्चों, अगला प्रश्न है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको जो है हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और कमेंट अवश्य किया करिए, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम लाइक और कमेंट के आधार पर ही वीडियो को प्रमोट करता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 में आगे क्या कहा गया है कि परिनालिका क्या होती है। इस एक लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो आपको मालूम है कि परिनालिका क्या होती है, कि हम क्या करते हैं कि कार्डबोर्ड मतलब कागज़ की दफ्ती या चीनी मिट्टी के खोखले बेलन के ऊपर एक तार लपेट देते, तांबे का तार लपेट देते, और ये जो तार होता है ये इनेमिलित होता है। ठीक है, ये एक स्पेशल तार होता है जिसपे हम एक परत चढ़ा देते हैं कि उसमें स्पार्किंग ना हो, इनेमिलित तार कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए परिनालिका की परिभाषा मैंने क्या लिखी है कि धारावाही परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है जो विद्युत रोधी पदार्थ जैसे कार्डबोर्ड, चीनी मिट्टी आदि के खोखले बेलन पर तांबे के इनेमिलित तारों के बहुत से फेरे लपेटने पर बनाई जाती है। ये एक खोखला बेलन है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं तांबे के तार लपेट देते, तो ये हमारी क्या बन जाती है, परिनालिका। अब इसी में कह रहा है कि इस परिनालिका के अंदर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर एम्पियर के नियम का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, एम्पियर के नियम से ही चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है सोलेनॉइड के भीतर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक साधारण सा हम ये ले लेते हैं, हम पूरा सोलेनॉइड नहीं बनाते, हम केवल एक बेलन बना लेते हैं और एक बंद पथ ले लेते हैं PQRS। ठीक है, ये बंद पथ है। ठीक है, जिसमें QR और PS है, ये जो है कुंडली की अक्ष के लंबवत हैं, और RS जो है वो कुंडली के बाहर हैं। माना एक लंबी परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। मतलब ये जो कुंडली है इस पे फेरे मैंने दिखाए नहीं है, इस पे फेरे लपेटे गए होंगे तार के। जो एकांक लंबाई में तार के फेरों की संख्या है वो कितनी है, n है। तथा प्रत्येक चक्र में धारा I है। जो एक फेरा है, एक फेरे में कितनी करंट है, I है। हमें परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, हमें इसके भीतर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो है
माना प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B है, तो बंद पथ PQRS पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कैसे निकालते हैं? B.dl, और किसके पथ हमारा क्या है? PQRS, यहाँ लिख देंगे PQRS B.dl। अब इस PQRS में देखिए आपके 4 भाग हैं, एक तो PQ, एक QR, एक RS और एक SP। तो मैंने इन चारों भागों को अलग अलग करके लिख दिया। पहले हम समाकलन कहाँ निकालते हैं? पहले हम निकालते हैं B.dl P से Q, फिर B.dl Q से R, फिर B.dl R से S, फिर B.dl S से P। ठीक है, P से Q, Q से R, R से S, S से P। इन चारों पथों पर हम चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकालते हैं। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। फिर हमें बाद में पता है कि QR और SP चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हैं, तो यहाँ थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 90। ठीक है, तो जब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे B.dl में, तो फार्मूला होगा dl cos 90। cos 90 का मान होता है 0, तो ये पूरा हमारा क्या आ जाएगा? 0। तो इंटीग्रेशन Q से R B.dl, इंटीग्रेशन S से P B.dl, ये हमारा पूरा दोनों टर्म क्या हो जाते हैं? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ जो भुजाएं हैं QR और SP, ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? RS जो है, ये हमारी जो भुजा है RS भुजा है, ये जो है धारावाही प्रणालिका के बाहर है, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, तो इस वजह से यहाँ पे भी रेखीय समाकलन क्या हो जाएगा? 0। तो हमने क्या लिख दिया? इंटीग्रेशन R से S B.dl बराबर 0। क्यों? क्योंकि भुजा RS प्रणालिका के बाहर है और वहाँ चुंबकीय क्षेत्र 0 है, तो रेखीय समाकलन क्या हो जाएगा? 0। ठीक, अब बचा केवल हमारा इंटीग्रेशन B.dl PQ बचा, P से Q। ठीक, B.dl ये बचा, बाकी ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटीग्रेशन B.dl बराबर P से Q B.dl, बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा टर्म 0 हो गया। अब आपको यहाँ देखो, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो भी इधर है। ठीक है, और हमारा जो लंबाई है, जो पथ है, वो भी इसी दिशा में है, दोनों एक दिशा में है, तो यहाँ पे थीटा हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमारा जो है इंटीग्रेशन PQ, ठीक, P से Q B.dl cos 0 का मान होता है 1, तो B बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन P से Q dl। जब हम P से Q तक इंटीग्रेशन करेंगे, तो आप हमारा पथ देखिए, पथ कहाँ से शुरू हुआ? P से Q तक। तो अगर हम dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो P से Q तक ही तो जाएंगे, तो P से Q तक की लंबाई कितनी हमने मान रखी है? x। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन P से Q dl का मान कितना रख देते हैं? इंटीग्रेशन B.dl बराबर हो जाएगा B × x। इसे मान लेते समीकरण 2। एकांक लंबाई में फेरे कितने हैं? n, तो x लंबाई में कितने हो जाएंगे? n x। तो वही मैंने लिखा है, प्रणालिका की x लंबाई में फेरों की संख्या nx। ठीक है, अतः पथ से गुजरने वाली कुल धारा हम मान लेते कैपिटल I। अब आपको मालूम है एक फेरे से कितना करंट निकल रहा था? I, और फेरे कितने हैं? nx। तो हमारा टोटल करंट कितना हो जाएगा? I × nx। तो हमारी कुल धारा I बराबर हो गया NIx। अब आपको एम्पियर का नियम मालूम है, इंटीग्रेशन B.dl बराबर μ0 गुणे नेट धारा I। नेट धारा I हमने कितनी निकाली थी? NIx। तो हमने नेट धारा I का मान लिख दिया NIx। तो हमारा इंटीग्रेशन B.dl बराबर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा μ0 NIx। ये हो गया समीकरण 3। अब आप समीकरण 2 देखो, समीकरण 2 में था इंटीग्रेशन B.dl बराबर bx। ठीक है, और यहाँ समीकरण 3 में कितना है? इंटीग्रेशन B.dl बराबर μ0 NIx। तो हमने क्या किया, ये दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर थी, तो राइट हैंड साइड भी बराबर कर दी। इसकी राइट हैंड साइड थी bx, तो bx लिख लिया। समीकरण 2 में राइट हैंड में क्या था? bx, तो bx लिख लिया। समीकरण में क्या था? μ0 NIx, तो μ0 NIx इन दोनों को बराबर कर दिया, x से x कट गया, तो b बराबर आ गया μ0 NI। ठीक है, यही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यदि प्रणालिका में फेरों की कुल संख्या n है, तब प्रणालिका की लंबाई l है, तो n बराबर हो जाएगा n/l। अब इस स्मॉल n का मान यहाँ पर रख देंगे, तो b बराबर हो जाएगा μ0 n/l × I।
ठीक है, इससे ये भी पता चलता है कि अगर प्रणालिका लंबी होगी यानी कि बी प्रोपोर्शनल 1/L, प्रणालिका लंबी होगी तो उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। ठीक है बच्चों। बच्चों अब हम प्रश्न 7 में जो अथवा वाला प्रश्न दे रखा है उसे हल करते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है। इसमें कह रहा है एक प्रकाश वैद्युत तल का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस पर 3 × 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं कि हमें प्रश्न में दिया क्या है। तो आपको मालूम है कि दिया गया है कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए हम 1.6 × 10⁻−19 से गुणा करते हैं। तो ये 16 चक्कू 64 6.4 × 10⁻−19 जूल हो जाता है। ठीक है, और हमें साथ ही साथ दिया है आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू बराबर कितना दिया, 3 × 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, सॉरी फोटो इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए। वेग ज्ञात करने के लिए कह रहा है वेग ज्ञात। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, पर आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखते हैं। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण याद होगा आपको क्या होता है, 1/2 mv²मैक्स। ये गतिज ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन की, H और ब्रैकेट में होता है न्यू माइनस न्यू जीरो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 1/2 mv² मैक्स को ऐसा ही लिखा रहने देते हैं और इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं H न्यू माइनस H न्यू जीरो। तो ये वाला जो पद होता है ये फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ उसकी गतिज ऊर्जा। ये आपतित फोटोन की ऊर्जा होती है, आपतित फोटोन की ऊर्जा। और ये जो तीसरा टर्म होता है ये हमारा होता है कार्यफलन। कार्यफलन इसे हम W से दिखाते हैं। तो अगर हम इसका कार्यफलन W रख दें तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 mv²मैक्स बराबर H न्यू माइनस W। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, H का मान रख देते हैं। H क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट का मान होता है 6.6 × 10⁻34 और न्यू है आवृत्ति। आवृत्ति आपको प्रश्न में बता रखी है 3 × 10⁻15 माइनस कार्यफलन आपने पहले निकाल लिया था 6.4 × 10⁻−19। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 19.8 × 10⁻−19 माइनस 6.4 × 10⁻−19। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 1/2 mv²मैक्स बराबर हो गया, इसमें से इसे घटाएंगे तो 13.4 × 10⁻−19 जूल ये आ जाएगा। अब हमें b² निकालना था तो ऐसा करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा mv² मैक्स। क्यों हो गया, क्योंकि इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये 2 × 13.4 × 10⁻−19। तो अगर हम b² मैक्स निकालें तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26 यानी 13 दूनी 26 26.8 × 10⁻−19 और बटे में m क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। जहाँ m क्या है, जहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1। तो b² बराबर हो जाएगा 26.8 × 10⁻−19 बटे m। m क्या होता है, m होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो 9.1 × 10⁻31। ठीक है, अब अगर यहाँ से आप पॉइंट से पॉइंट हटा दोगे तो ये आपका b² बराबर हो जाएगा 268 बटे 91 268 बटे 91 गुणे 10⁻, ऊपर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी। ठीक है, बचेगा 12 + 31 में से 19 घटाएंगे तो 12
31 में से 19 घटाएंगे 12, ठीक 12 हो जाएगा। तो ये बी स्क्वायर आ गया। अब आप जो है बी बराबर निकालो, तो बी बराबर आपका हो जाएगा √68/91 गुणे 10⁻6। अब आप जब इसे हल करोगे तो ये लगभग जो है 1.7 गुणे 10⁻6 आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ये लगभग इतना आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन आप खुद करिएगा। 268 का 91 वर्गमूल निकालिएगा, फिर 91 का वर्गमूल निकालिएगा, भाग कर लीजिएगा, या पहले भाग करके फिर वर्गमूल निकाल लीजिएगा। अभी आप परीक्षा देने जा रहे हैं, इतना तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो ये न्यूमेरिकल हमने आपका करा दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो।